हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन और उसकी डिस्कवरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये जो पार्टिकल है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है, या तो हम स्मॉल n लिख देते हैं या फिर n1। और ये n1 कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल n डालो आप और उसके ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर यानी कि जहाँ पर मास लिखा जाता है वहाँ पर हम 1 लिखते हैं। इसका जो मास होता है वो होता है हमारे पास 1 डाल्टन के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। और इस प्रॉपर्टी की एक एप्लीकेशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए न्यूट्रॉन कहा जाता है। और इसी न्यूट्रॉन की कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये हमें हेल्प करता है आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को समझने में, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में और मेडिकल साइंस में। अब हम इसकी डिस्कवरी की जो स्टोरी है वो देखते हैं। तो हमारी डिस्कशन शुरू होती है 1911 से, जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। उसी साल 1911 में ही एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन डेन ब्रॉयक। इन्होंने ये कह दिया था कि जो चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर वो उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस दी गई है, प्लेस का नंबर दिया गया है, वो उसके इक्वल है। और उस उस चीज़ को नाम दिया गया था एटॉमिक नंबर। यानी कि एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस वैल्यू उसका एटॉमिक नंबर है, जो कि उसके चार्ज के इक्वल है, न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल है। और रदरफोर्ड ने एटम के सारे चार्ज को न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में कंसंट्रेटेड बताया था। तो ये बात प्रूव हो गई थी कि भाई जो चार्ज है एटॉमिक चार्ज वो एटॉमिक नंबर के इक्वल है। और बाद में 1917 में रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी, जिससे ये पता लग गया कि जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से ही है। वो प्रोटॉन्स ही पार्टिकल हैं जो चार्ज हैं, और उन्हीं की वजह से वो चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर में और एटॉमिक नंबर के इक्वल है। और क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट होता है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये कंक्लूजन भी निकल गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कब खड़ी हुई? जब इन्होंने एटम के मासेस को देखा और उनकी वैल्यूज़ जो थी वो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा आ रही थी। इसलिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, ये एटॉमिक नंबर से ज़्यादा क्यों आती हैं, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई, द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में प्रेजेंट हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर तो हैं ही। ब्रोइक ने बिल्कुल सही बात की थी। लेकिन उसके अलावा उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जिस की वजह से जो एलिमेंट का मास है वो उन एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की वजह से ही एक्स्ट्रा मास है। यानी कि एटॉमिक नंबर के इक्वल तो प्रोटॉन्स हैं ही,
और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स भी हैं उसके पास। जैसे कि कार्बन 12 का एग्जांपल लेते हैं हम, यानी कि वो आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका मास 12 हो। तो इसके अंदर, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, इसलिए 6 प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। उसके अलावा 6 और प्रोटॉन्स बताए गए कि उसके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, जो उसके चार्ज को तो 6 बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए उसका मास 12 यूनिट्स रह जाता है। लेकिन ये दिया क्यों गया था? क्योंकि एक फिनोमेना होता है बीटा डीके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक फिनोमेना है बीटा डीके। उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स ही मिलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियस में से, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसलिए इसको ये कह दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स जब डीके होता है न्यूक्लियस तो उससे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स थी कुछ, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये थी, एक होता है हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, इसको बाद में पढ़ेंगे क्या है ये। लेकिन इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों की अनसर्टिनिटी हम देखते हैं, एक पोजीशन की और एक वेलोसिटी की। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो वेलोसिटी की अनसर्टिनिटी की वैल्यू लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये रिजल्ट निकलता है। लेकिन हम ये जानते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी से कि लाइट की स्पीड से फास्टर कोई भी चीज़ यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं करती। इसलिए यहाँ पर अनसर्टिनिटी यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ही लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। दूसरा, इसकी जो एनर्जीज हैं, बीटा डीके की जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो उसकी वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जानी थी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं हुआ। और इन प्रॉब्लम्स को पहले एनकाउंटर नहीं किया गया, और रदरफोर्ड ने इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पर कुछ पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहा, जिसके दौरान एक ऐसा पार्टिकल भी प्रूव हो गया जिसका जो मास है वो तो 1 होगा, और जिसका जो चार्ज है वो चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसलिए विलियम हरकिन्स ने 1921 में इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। और ये बात, जैसे कि एक प्राउड्स हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी कि 1815 में उन्होंने कह दिया था कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वही अदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और वो बाद में सही प्रूव हो गया कि यस इट इज़ द फैक्ट। ऐसे ही रदरफोर्ड और विलियम हरकिन्स के केस में भी यही सेम बात हुई। लेकिन बाद में रदरफोर्ड और चैडविक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सर जेम्स चैडविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इनको पहले तो प्रीवियसली तो दे गोट डोंट गेट सक्सेस। लेकिन जर्मनी में कहीं और साइंटिस्ट्स ने लिथियम, बेरिलियम और बोरोन पर एक्सपेरिमेंट किए, उनके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, उससे कुछ रेज निकली, वहाँ से रेज एमिट हुई, जिन जिन रेज को उन्होंने गामा रेज सोच लिया। गामा रेज क्या होता है? बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे लाइट है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गामा रेज क्या होती हैं। लेकिन अगर वो गामा रेज होती तो उतना पेनिट्रेशन करना गामा रेज के लिए पॉसिबल नहीं है, जितना कि उन रेज के लिए जो वहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने से निकली, उनके लिए था।
तो वो गामा रेज नहीं हो सकती। इसको उन्होंने एक तो पेनिट्रेशन पावर से प्रूव किया, और दूसरा एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पेरिस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कि एक होता है पैराफिन वैक्स। ये बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन होता है, और इसमें हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोकार्बन्स की को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में भी क्या होते हैं। लेकिन आप ये याद रखो कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है पैराफिन वैक्स में। और जो रेज वहाँ से निकली थी, उन्हीं रेज को इन्होंने पैराफिन वैक्स के अंदर बम्बार्ड किया, और वहाँ से प्रोटॉन्स इजेक्ट हो गए। तो ये बात श्योरली प्रूव हो गई कि वो गामा रेज नहीं थी, क्योंकि अगर वो गामा रेज होती तो ये काम करने के लिए, यानी कि प्रोटॉन इजेक्ट करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबली हाई एनर्जी गामा रेज लगती वहाँ पे। लेकिन ये नॉर्मली ही इजेक्ट हो गए हैं प्रोटॉन्स, इसलिए वो गामा रेज तो नहीं थी। अब क्या हुआ, ये पेरिस में ही सर जेम्स चैडविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, जिससे रिएक्शन हो गया बेरिलियम प्लस अल्फ़ा पार्टिकल्स, कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट सर जेम्स चैडविक ने भी किया, और उसके बाद इन्होंने ये श्योरली बता दिया कि जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है, उसमें जो एक्स्ट्रा मास आता है वो न्यूट्रॉन है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वो इस वजह से नहीं है, वो एक अदर पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है वो। और इस वजह से उनको 1935 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। थैंक यू।